प्रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। प्रिया के पिता पहले फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में प्रिया के पिता को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। प्रिया का घर उसके माँ के कमाए हुए पैसों से ही चलता था। प्रिया की माँ गांव में अमीर लोगों के घर में जाकर वहाँ पर बर्तन धोया करती थी। एक दिन प्रिया के पिता ने उसकी माँ से कहा, सरस्वती, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की हालत कैसी है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हाँ जी, कहिए, आपने क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ शहर में जो तुम्हारा एक भाई अर्जुन रहता है, कुछ दिनों के लिए प्रिया को उनके पास छोड़ाओ। घर में एक व्यक्ति का खर्चा कम होगा तो हम कुछ पैसे बचा पाएंगे। आगे चलकर प्रिया की शादी भी तो करनी है ना। लेकिन क्या प्रिया इस बात के लिए मानेगी? तुम उससे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। और वैसे भी तुम्हारा भाई प्रिया और तुम्हें बहुत प्यार करता है। देखना, प्रिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। अपने माता पिता की ये बातें प्रिया कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। उसको इन बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ती और सोचती है, सही ही तो कह रहे हैं पिताजी। अगर मैं मामा के यहाँ चली गई तो माँ को घर चलाने में आसानी होगी। मुझे चले जाना चाहिए। तभी प्रिया की माँ वहाँ पर आती है और प्रिया से पूछती है, बेटा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ रह सकती हो? तुम्हें इसी बहाने शहर घूमने का मौका भी मिल जाएगा। प्रिया अपनी माँ को हाँ कर देती है। अगले ही दिन प्रिया और उसकी माँ शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती हैं और ट्रेन का सफर पूरा करके प्रिया अपने मामा के घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद प्रिया के मामा बोलते हैं, अरे वाह दीदी, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए ना, बैठिए। वो दरअसल क्या है ना, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या हुआ दीदी? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हो? तुम तो जानते ही हो, जब से तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है, हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए प्रिया को अपने पास रख सकते हो? कुछ दिनों में जब हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही प्रिया को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे दीदी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप जब तक चाहें प्रिया यहाँ पर रह सकती है। आपने भी तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया की माँ सरस्वती अपनी बेटी को अपने भाई के पास छोड़कर घर वापस चली जाती हैं। जब घर में सरस्वती आई थी, तब प्रिया की मामी और उनकी बेटी किसी काम से बाहर गई थी। थोड़ी ही देर में वो घर में वापस आते हैं। दोनों ही माँ बेटी प्रिया को घर में देखकर बहुत गुस्सा होती हैं। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा और इस लड़की को मेरे सर पर बैठा दिया। यस डैडी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी हालत देखिए आपने। इसको तो कपड़े पहनने का भी कोई ढंग नहीं है। अगर मेरी फ्रेंड्स को ये पता चलेगा कि ये मेरी बहन है तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। प्रिया के मामा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बेटी, हमें किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी के पैसों को देखकर उससे जज नहीं करना चाहिए। ये मेरी उस बहन की बेटी है जिस बहन ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए प्रिया यहीं पर रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। प्रिया की मामी और उनकी बेटी सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और दोनों मिलकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया की मामी और उनकी बेटी दोनों ही किसी काम से घर से बाहर गई थी और प्रिया घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे अपनी बहन स्वीटी के कमरे में एक जोड़ी चूड़ियाँ मिली। प्रिया चूड़ियाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने उन चूड़ियों को फटाफट से
पहन लिया। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं। काश मेरे पास भी इतनी सुंदर चूड़ियाँ होती। इतने में स्वीटी और उसकी माँ आ जाती हैं और प्रिया को चूड़ियाँ पहने हुए देख लेती हैं। मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि प्रिया चोरी करती है। देखा आपने? प्रिया की मामी को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया को थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। प्रिया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है और एक तालाब के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो बुढ़िया प्रिया से कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे तालाब पार करवा दोगी? ठीक है दादी माँ। प्रिया उस बूढ़ी औरत को तालाब पार करवा देती है। फिर वो बूढ़ी औरत प्रिया से पूछती है, बेटी, तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। तुम मुझे बताओ, क्या पता मेरे पास उसका समाधान हो। प्रिया उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत प्रिया को एक जोड़ी जादुई सोने की चूड़ियाँ देती है और बोलती है, बेटी, तुम इन जादुई सोने की चूड़ियों को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इन जादुई सोने की चूड़ियों को पहनने के बाद तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसको हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुम इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगी तो इन जादुई सोने की चूड़ियों की शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दादी माँ, आपका ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, तुम्हारी बहन ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया है। कहीं न कहीं तुम्हारे दुख का कारण वही है, इसलिए उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत प्रिया को एक और जादुई चांदी की चूड़ी देती है और बोलती है, तुम ये दूसरी चांदी की चूड़ियाँ भी रख लो और इसको अपनी बहन स्वीटी को दे देना। फिर देखना, वो कभी किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगा पाएगी। उसके बाद प्रिया उन चूड़ियों को लेकर अपने मामा के घर वापस चली जाती है। उसे वहाँ पर देखकर प्रिया की मामी बोलती है, तुझे तो मैंने यहाँ से भगा दिया था ना, फिर तू यहाँ दोबारा क्यों आई है? मुझे माफ कर दीजिए मामी जी, मुझसे गलती हो गई। देखिए, मैं स्वीटी के लिए चांदी की चूड़ियाँ लाई हूँ। प्रिया अपनी बहन स्वीटी को वो चांदी की चूड़ियाँ पकड़ा देती है। स्वीटी चांदी की चूड़ियाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, चल ठीक है, हमने तुझे माफ किया, अब तो यहाँ पर रह सकती है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने गांव वापस चली जाती है। घर जाकर वो अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। प्रिया जादुई चूड़ियाँ पहनकर अपने पापा के पैर ठीक होने की इच्छा प्रकट करती है। तभी उसके पापा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मम्मी, मैं इन जादुई चूड़ियों की मदद से अपनी एक चूड़ियों की दुकान खोलूंगी। प्रिया उन जादुई सोने की चूड़ियों से बहुत सारी चूड़ियाँ मांगती है और उन चूड़ियों को बाजार में बेच देती है। चूड़ियाँ बहुत सुंदर और कीमती होती हैं, इसलिए प्रिया को उसका बहुत मुनाफा होता है। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रिया बहुत अमीर हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। और उधर स्वीटी वो चूड़ियाँ पहनकर गूंगी हो जाती है जो उसे प्रिया ने दी थी। अब वो किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती थी, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी पर गलत इल्जाम या झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। एक गांव में प्रगति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। उसके बगल में एक बड़ा सा घर था। उस घर में महेश और रश्मि नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग प्रगति को अपनी दोस्त मानता था
और प्रगति भी अनुराग को अपना फ्रेंड मानती थी। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे, पर प्रगति अक्सर अनुराग के माता पिता को देखकर अपने माता पिता को याद करती रहती थी। पर अनुराग के माता पिता अनुराग को प्रगति से दूर रहने के लिए ही कहते थे, क्योंकि प्रगति एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसी गांव में एक यशोदा नाम की औरत भी रहती थी, जो प्रगति को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो भी बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, प्रगति और अनुराग साथ में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। क्या तुझे नहीं पता है कि ये एक मनहूस लड़की है? ये अपने माता पिता को तो खा गई, अब ये तुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? प्रगति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे ये सिर्फ तुझे अच्छा होने का दिखावा करती है, जबकि ये एक लालची और बहुत ही होशियार लड़की है। तुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, समझा तू? इसके बाद रश्मि अपने बेटे अनुराग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनुराग के जाने के बाद प्रगति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, आखिर ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? यदि आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मुझसे सभी लोग प्यार करते। तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है और प्रगति को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? अभी अनुराग की माँ आई थी और वो अनुराग को यहाँ से लेकर चली गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा भी सुनाया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझसे कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह पाता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ न तुम्हारे साथ। भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ बेटा। मुझे पता है आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, पर फिर भी सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं, इसीलिए मुझे सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं और मेरे साथ किसी भी बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये सब मत कहो। क्या हुआ यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सभी लोग तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। और इसके बाद यशोदा प्रगति को काफी देर तक समझाती है। फिर उसे शांत करने के बाद यशोदा वहाँ से चली जाती है। यशोदा के जाने के बाद प्रगति भी अपने घर पर आ जाती है और प्रगति अपने घर का काम करने लगती है। वो दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, प्रगति जब सुबह अपने बिस्तर से सोकर उठती है तो उसे नदियों के बहने की आवाज आती है। तो वो अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियों के बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसके घर के बगल में दो सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियाँ बह रही होती हैं। उन नदियों को देखकर प्रगति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और प्रगति अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी और इन नदियों का पानी भी काफी अलग लग रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी के जैसा। तभी सोने की नदी में से एक कीर्ति नाम की खूबसूरत जलपरी बाहर निकलती है और वो प्रगति से कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस धरती पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरा नाम कीर्ति जलपरी है। ये मेरी सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। ये सोने की चूड़ियों की नदी है और ये दूसरी वाली चांदी की चूड़ियों की नदी है। इसमें से तुम जितनी चाहो उतनी चूड़ियाँ निकाल सकती हो। इसके बाद कीर्ति जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रगति को तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसके घर के बगल में दो ऐसी सोने चांदी की नदियाँ बह रही हैं, जिसमें से एक नदी में सोने की चूड़ियाँ और दूसरी नदी में चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। और वो अपने आप से कहती है, मुझे इस नदी में से एक चूड़ी को निकाल कर देखना चाहिए। इसके बाद प्रगति सोने वाली नदी से एक चूड़ी बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो बिल्कुल असली सोने की थी
और बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर प्रगति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, अरे वाह, मुझे इन सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियों में से कुछ चूड़ियाँ बाहर निकाल लेनी चाहिए और उन्हें बेच के नए कपड़े लेने चाहिए। फिर उन कपड़ों को पहनकर मुझे यशोदा माँ के पास जाना चाहिए। इसके बाद प्रगति नदी से अपने लिए कुछ सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है और उन्हें ले जाकर सोनार की दुकान पर बेच देती है। फिर उन पैसों से वो अपने लिए स्टाइलिश कपड़े खरीद लेती है और वो कपड़े पहनकर प्रगति यशोदा माँ के पास पहुँच जाती है। यशोदा प्रगति को पहचान ही नहीं पाती। फिर प्रगति यशोदा से कहती है, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना ना, मैं प्रगति हूँ। अरे प्रगति, तुम्हें ये नए कपड़े कहाँ से मिले और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद प्रगति यशोदा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब यशोदा प्रगति के घर के पास आती है तो उन सोने चांदी की चूड़ियों की नदियों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। तभी यशोदा प्रगति से कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, पर ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदियाँ हैं और इन नदियों में से एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी में से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। तभी वहाँ पर अनुराग अपने पिता महेश के साथ आ जाता है और उन नदियों को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी महेश अनुराग से कहते हैं, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो हमारे घर के बगल में कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है अंकल, ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी है और एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो कभी भी ऐसी नदी नहीं देखी। मैंने भी ऐसी नदियाँ कभी भी नहीं देखी। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी नदी ना कभी देखी है और ना ही कहीं सुनी है मैंने। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी कभी भी ऐसी नदियाँ नहीं देखी। लेकिन हम लोग आप लोगों की बातों पर कैसे विश्वास करें कि इन नदियों में से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ निकल जाती हैं? मैं अभी आप लोगों को सोने और चांदी की चूड़ियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। इसके बाद प्रगति उन नदियों से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ बाहर निकालती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रश्मि भी आ जाती है और वो प्रगति से कहती है, अरे ये तो जादुई नदियाँ हैं। मैंने तो ऐसी जादुई नदियाँ कभी भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी ऐसी जादुई सोने चांदी की नदियाँ कभी भी नहीं देखी हैं, वो भी चूड़ियों की। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद प्रगति यशोदा को बहुत सारी सोने और चांदी की चूड़ियाँ दे देती है और खुद भी अपने लिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है। ये देखकर रश्मि भी लालच में आकर उन नदियों में जैसे ही अपना हाथ डालती है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। इसके बाद रश्मि और उसका पति महेश वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और अब प्रगति और यशोदा बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से अब रश्मि भी अपने बेटे अनुराग को कभी भी प्रगति से मिलने के लिए नहीं रोकती थी। अब प्रगति को भी बहुत खुशी थी कि इन दो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी की वजह से सभी लोग उससे प्यार करने लगे हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में प्रगति और अनुराग को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अनुराग प्रगति को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और प्रगति भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगते हैं।